हम लोग बात करने वाले हैं आज राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, इसके बारे में बात होनी है। प्रक्रिया क्या है और महाभियोग ये प्रोविजन बनाने की जरूरत क्या है, क्योंकि सबसे पहले जरूरत, इस पर बात होनी चाहिए। अगर जरूरत पर बात नहीं हो रही है तो फिर महाभियोग लाकर उसे हटाने की प्रक्रिया या इस शक्ति के होने का कोई मतलब बचता ही नहीं। सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया आखिर रखी ही क्यों गई, क्योंकि कानून तो छोड़िए, पूरी दुनिया में, यूं कहे पूरे यूनिवर्स में कोई भी काम अकारण नहीं हो रहा है। सारे कामों के बीच कोई संबंध है और एक संबंध को आप पकड़ लें तो सब चीजें समझ में आ जाती हैं। एक बेसिक बात है, कुछ भी अकारण नहीं है। तो अगर महाभियोग रखा गया तो उसकी जरूरत क्या है, और फिर महाभियोग संसद ही क्यों चलाएगी? भाई महाभियोग अभी हम लोग देखेंगे 61 महाभियोग की प्रक्रिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड कि महाभियोग क्यों, और दूसरी बात महाभियोग संसद ही क्यों चलाए और कोई चलाए? तो इसलिए इन दो प्रश्नों को सबसे पहले समझना जरूरी है। 56 आपने देखा था, बड़े पॉलिश्ड शब्दों में इसकी घोषणा कर रहा था या इसकी ताकत दे रहा था कि महाभियोग लाया जा सकता है, क्योंकि 56(1) हम लोगों ने देखा था एक सामान्य उपबंध ये कर रहा था। अब वो सामान्य उपबंध कहता था कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे जिस डेट में वे इलेक्ट होंगे। ये सामान्य जनरल प्रोविजन है। लेकिन किसी का हक नहीं हो सकता किसी भी पद पर रहना यदि वो उस पद की मर्यादा और गरिमा की रक्षा नहीं कर सकता, तो उसे हटाने की प्रक्रिया होनी ही चाहिए। इसलिए एब्सोल्यूट राइट किसी को नहीं मिल सकता। इसलिए 56 1A और B, 1A में स्वयं राष्ट्रपति को ताकत दी थी, वो चाहे तो रेजिग्नेशन दे दें, अपने पद से हट जाए। हमने चर्चा की थी आपसे कि व्यक्ति कितना भी महान हो सकता है, गौतम बुद्ध सम्राट का पद छोड़कर चल सकते हैं। तो व्यक्ति को इस सारे समाज की और इस सारी संसार की निस्सारता किस क्षण नजर आएगी, और जिस क्षण नजर आएगी हम लोगों को पता है, हम लोगों को सूचना है कि संसार निस्सार है, लेकिन हमारा अनुभव नहीं है ऐसा। इसलिए सूचना भर है और इसलिए हमें यह पता भी रहता है और हम रहते भी हैं। जिस दिन अनुभव हो जाएगा उस दिन तो गौतम बुद्ध की तरह छोड़कर ही चल देंगे। तो राष्ट्रपति, उसे अनुभव हो सकता है तो वो रिजाइन कर सकता है, उसका हक है उसे। दूसरी पोजीशन कि नहीं करेगा और पद की गरिमा की रक्षा ये भी नहीं करेगा, पद से जुड़े कर्तव्यों का पालन ये भी नहीं करेगा, तो फिर 5 ईयर टर्म ये एंजॉय तो नहीं करेंगे आप। तो आपको महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकेगा। ये वहां रखा गया, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकेगा, इस ढंग की ताकत आई है। 56 1B में सिर्फ इतना कहा कि महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकेगा। तरीका क्या होगा? धरातल पर, ग्राउंड पर जब हम उसे महाभियोग से हटाना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वहां नहीं लिखा। और जब तक प्रक्रिया किसी चीज की ना हो तब तक अधिकार हो या कोई चीज, उसे धरातल पर उतारा ही नहीं जा सकता। ठीक है, नमाज मेराज के सफर से लेकर आ गए होंगे हजरत मोहम्मद, लेकिन शरीयत अगर यह नहीं बताएगी कि नमाज कैसे, पहले रुकू में जाना पड़ेगा, फिर सजदा होगा, फिर सलाम फेरा जाएगा, फिर दुरूद पढ़ा जाएगा, अगर यह नहीं मालूम है
तो करोगे कैसे, ये तो बताओ। यानी प्रक्रिया जरूरी है। इसीलिए मुस्लिम लॉ में जो कुरान में लिखा है वो भी मुस्लिम विधि का हिस्सा है, और जो शरीयत में है वो भी मुस्लिम विधि का हिस्सा है। और शरीयत दो प्रकार की है, सुन्नतुल कौल और सुन्नतुल फ़िल। ठीक है, यानी जो व्यवहार किया, जो आचरण किया, वो भी सुन्नत का हिस्सा है, और जो बोला वो भी सुन्नत का हिस्सा है। तो प्रक्रिया जरूरी है, प्रक्रिया के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए महाभियोग की प्रक्रिया ये देनी पड़ेगी दी 61 में। लेकिन पहला सवाल यही है, क्यों महाभियोग? और अगर महाभियोग इसलिए कि अगर राष्ट्रपति अपने पद के कर्तव्यों का पालन न करे तो फिर उसे हटाने की व्यवस्था होनी ही चाहिए। तो फिर महाभियोग, अभी हम लोग देखेंगे 61 पढ़ेंगे, महाभियोग संसद में आएगा और संसद ही तय करेगी कि महाभियोग के लिए जो आधार दिया गया संविधान का अतिक्रमण क्या संतुष्ट हुआ। और जबकि हर इशू पर निर्णय लेने का अधिकार किसे दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट। तो यही संसद क्यों? भाई सवाल हैं जो उत्तर की अपेक्षा करते हैं। अनुच्छेद 53 है, सीधे कहता है कि राष्ट्रपति या तो स्वयं और या अपने अधीनस्थों के माध्यम से स्वयं में निहित कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग करेंगे। बताता नहीं है कि किन कामों को वे स्वयं करेंगे और किन कामों को अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। क्यों नहीं बताया? बता देते ज्यादा ठीक था। एक ये समस्या कि राष्ट्रपति किसी काम को स्वयं करना है तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसका समाधान हमेशा के लिए हो जाता। और अगर हम ये कहें कि हमने ब्रिटिश मॉडल को स्वीकार किया, वहां मोनार्क की जो पोजीशन है वही हमने राष्ट्रपति को दी, तो क्यों किया ऐसा? ऐसा तो है नहीं कि उनका डायसी का रूल ऑफ लॉ हमने ऐसा अनुच्छेद 14 में रख दिया। ऐसा तो हुआ नहीं। हमने आपसे रूल ऑफ लॉ पर बात की थी कि उनका रूल ऑफ लॉ डायसी के प्रिंसिपल अलग हैं कि नो वन इज अबव द लॉ। ठीक है, कोई कानून से ऊपर नहीं है। हमारे यहां का रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? युक्ति का शासन। ठीक है, हमारे यहां रूल ऑफ लॉ के अर्थ बदले हुए हैं। तो हमने ऐसा कॉपी नहीं कर लिया है किसी भी चीज को। और फिर अगर आप ये कहते हैं तो हम उन्हीं से सीख ले लेते। उन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया। हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो तो उन्होंने ही बनाया, और स्वयं उन्होंने इंग्लैंड में जो दिक्कतें थी वो उन्होंने हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आने दी। आप वहां प्रतिफल की परिभाषा पढ़ेंगे तो वहां कहता है कि जब वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति, यानी हमारे यहां प्रतिफल वचन ग्रहीता ही दे, ये जरूरी नहीं है, जबकि इंग्लैंड में ये जरूरी है। और इस जरूरत के कारण इंग्लैंड में समस्याएं आई। क्या समस्याएं आई? जब कॉन्ट्रैक्ट पर बात करेंगे तब बताएंगे। उन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने हमारे यहां ये शब्द छोड़ दिए और ये लिख दिया कि वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति जो प्रतिफल दे सकता है। और इस कारण हमारे यहां क्या कहते हैं कि हमारे यहां पक्षकारों की गुप्तता से संबंधित जो सिद्धांत संविदा विधि में इंग्लैंड में है वो तो है हमारे यहां, लेकिन प्रतिफल की गुप्तता से संबंधित जो सिद्धांत इंग्लैंड की संविदा विधि में चलता है उसे हमारे हिंदुस्तान के संविदा की विधि में कोई स्थान नहीं मिला। तो हम जो गलती वहां हो गई वो अपने संविधान में सुधार लेते। दिक्कत क्या थी? हम क्लियर एक लिस्ट दे देते कि सब ये काम स्वयं करेंगे और ये काम
वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। समस्या कहां थी, क्यों नहीं दिया? और ये भी हम जानते हैं कोई काम अकारण होता ही नहीं। तो जब इस प्रश्न पर विचार होता है तो आपको दिखेगा कि ठीक है, सिद्धांत तो यही है कि कोई भी काम अकारण नहीं होता। अगर आप लिस्ट बना भी देते कि ये काम वो स्वयं करेंगे और ये काम वे अपने अधीनस्थों के माध्यम से ही करेंगे, तो भी ये जो बंटवारा होता कामों का, ये स्वयं किसी प्रकार का प्रतिबंध तो लगाता नहीं। अगर राष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये तय कर लेता कि हमें संविधान को नहीं मानना है और वो इस कैटेगराइजेशन को अमान्य कर देता, तो भले ही वो एक ठीक व्यक्ति नहीं है आप ऐसा कहो, लेकिन कर तो देता ही। और ये सिर्फ एडवोकेट्स को छोड़कर कोई दुनिया में नहीं मानता। जैसे एडवोकेट्स की मांग चलती ना कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बनना चाहिए, तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम से क्या हो जाएगा। बन गया। अब अगर अधिवक्ताओं के ऊपर कोई अत्याचार करने चलेगा तो क्या अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम उड़कर कोई देवताओं का रूप धारण करके अत्याचार करने वाले के हाथों में लिपट जाएगा और वे अत्याचार नहीं कर सकेंगे? क्या ऐसा होगा? अगर नहीं तो अधिकतम अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम में कोई प्रतिकर ये आप तय कर दोगे, कोई सजा ये तय कर दोगे, तो वो तो ऑलरेडी है। ये अपनी कमजोरी का प्रदर्शन क्यों, जबकि अधिवक्ता वर्ग दुनिया का सबसे निर्भीक वर्ग है, तो ये बात ही क्यों? तो इसलिए हमें तो ये बात कभी समझ में नहीं आई। तो ये तो सिर्फ अधिवक्ता सोचते हैं, फ्रेमर्स इस ढंग से नहीं सोच रहे थे। आप राष्ट्रपति के लिए लिस्ट ही तो बना देते हैं। आप क्या करते हैं? लिस्ट कैटेगराइज कर देते हैं आप अधिकतम। अच्छा, राष्ट्रपति के पद पर बैठा व्यक्ति अगर यह तय करता कि हम तो नहीं मानेंगे, तो आप क्या कहते हैं कि तुमने संविधान का अतिक्रमण कर दिया, यही तो कहते हैं आप। इससे ज्यादा क्या कहते हैं? और संविधान के अतिक्रमण के लिए जो भी आप चाहते वो उसका करते, यही तो करते हैं। क्योंकि वो अतिक्रमण कर सकता है संविधान का, आप तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि आप तो ठीक आदमी है, वो ठीक आदमी नहीं है। और आप अगर ठीक आदमी हैं तो आपको अनुच्छेद 361 इसका पालन करना होगा। और संविधान का अनुच्छेद 361 कहता है कि राष्ट्रपति इन्हें किसी भी न्यायालय के समक्ष आहूत किया ही नहीं जा सकता उन कामों की बाबत जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी में किए हैं। तो आप तो पालन करेंगे इस चीज का। तो आपने अगर ये लिस्ट बना भी दी और उसने उस लिस्ट का पालन न किया, तो आप उसका बिगाड़ क्या लेंगे? आप उसे कोर्ट के समक्ष तो ला नहीं पाएंगे, और जब कोर्ट के समक्ष ला ही नहीं पाएंगे तो संविधान के इस अतिक्रमण के लिए आप धारा अनुच्छेद 56(1)(b) और अनुच्छेद 61 इसमें वर्णित प्रक्रिया के अलावा और क्या करेंगे? अर्थात राष्ट्रपति को हटाने के अलावा आपके पास विकल्प क्या है? धरातल पर आपके पास अन्य कोई विकल्प है ही नहीं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे उसका? धरातल पर तो एक ही विकल्प शेष है, और वो विकल्प कौन सा है? कि हम महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करें। और कोर्ट हम उसे बुला नहीं सकते। अच्छा, कोर्ट क्यों नहीं बुला सकते? बिकॉज ही इज अ सिंबल ऑफ नेशन। वो सिंबल ऑफ नेशन है, ठीक है। पुत्र पिता के सम्मान के विरुद्ध कार्य करने को अपेक्षित नहीं है। यद्यपि यह उदाहरण ठीक नहीं है, फिर भी जस्ट टू अंडरस्टैंड भाषा की यह मजबूरी है कि इसके अलावा हम अन्य कोई उदाहरण दे ही नहीं सकते, क्योंकि राष्ट्रपति भी इस देश का पुत्र ही है।
ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो सिंबल ऑफ नेशन है। तो आपको बात समझाने के लिए इससे बेहतर उदाहरण मेरे पास नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि भाषा की अपनी मजबूरी है, वो कुछ भावों को व्यक्त कर ही नहीं सकती। कुछ भाव तर्कातीत होते हैं, उन्हें तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता, उन्हें अनुभव किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति अगर सिंबल ऑफ नेशन है और नेशन का कोर्ट होता है, तो कोर्ट के समक्ष वो जो स्वयं नेशन का प्रतिनिधित्व कर रहा है खड़ा ठीक नहीं दिखाई देगा, इसलिए हम उसे कोर्ट में नहीं बुला सकते। वो सिंबल ऑफ नेशन है, नेशन उसमें मूर्तिमान होता है, और जब नेशन उसमें मूर्तिमान होता है तो वो नेशन के कोर्ट में खड़ा दिखाई दे, ये उसकी डिग्निटी के अनुकूल नहीं है, इसलिए उसे कोर्ट के प्रोसेस से बाहर कर दिया। और अगर कोर्ट के प्रोसेस से बाहर कर दिया और वो वाकई उन शक्तियों का उपयोग करने लगे जो शक्तियां संविधान ने उसे दी ही नहीं, ठीक है, तो फिर हमारे सामने कोई चारा नहीं बचता कि हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटाएं। और हटाने की यह प्रक्रिया न्यायालय के माध्यम से नहीं चल सकती। इसके लिए प्रक्रिया न्यायालय के माध्यम से इसलिए नहीं चल सकती कि हम उसे बुला ही नहीं पाएंगे वहां, और उसे न बुलाना ही ठीक है, न बुलाना ही ठीक है, बिकॉज ही इज द सिंबल ऑफ नेशन। तो फिर नेशन की आवाज का जो प्रतिनिधित्व करती है केंद्रीय स्तर पर संस्था, उसके समक्ष उसे आंसरेबल बनाया जाना यही ठीक होगा, ठीक है ना। इसके अलावा अन्य कोई कोर्स अडॉप्ट करना ये ठीक नहीं होगा। दैट इज व्हाई महाभियोग की प्रक्रिया रखी गई और यह कहा गया कि वो संसद के समक्ष चलाया जाएगा, इसलिए यह स्थिति बनी है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा हो ही नहीं सकता कि हम महाभियोग लाने की प्रक्रिया ये भी रखें, महाभियोग लाने की शक्ति ये भी दें, और उसके लिए प्राधिकारी कोर्ट से अलग हटकर कोई निर्धारित ये करें, और कोर्ट से अलग हटकर जनता का प्रतिनिधित्व जिस संस्था में होता है फिर वो संसदीय है। इसलिए 61 अनुच्छेद 61 बताता है कि इफ यू हैव डिसाइडेड टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, क्यों उसने क्या किया है, संविधान का अतिक्रमण। दैट इज वाई हम उस पर जो लगाने जा रहे हैं वो महाभियोग है, अभियोग नहीं है। अभियोग होता तो सिर्फ दंडित करते, जो कुछ हम लगाने जा रहे हैं वो महाभियोग है। और महाभियोग शब्द अपने में कुछ कहता है। कोई भी शब्द अगर किसी भाव को व्यक्त करने के लिए चयन हो रहा है तो उसके पीछे कोई योजना है, और उसी को शब्द योजना कहा जाता है। और शब्द को संपूर्ण विस्तार में समझने के साथ ये समझना चाहिए कि कौन सा शब्द किस भाव को व्यक्त करने के लिए व्यक्त की उपयोग किया गया है, और क्या वाकई वो भाव उससे व्यक्त हो भी रहा है या नहीं। तब आपको चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं कॉन्सेप्शन में, और कॉन्सेप्शन में एक बात क्लियर हो गई फिर याद करने की जरूरत नहीं बचती। इसी को कॉन्सेप्शन का क्लियर होना कहते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, ये 20 बार पढ़ लेंगे आप, वो तो 4 लाइनें लिखी हैं। 4 लाइनें क्या कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी है, तो साहब क्या करना पड़ेगा, हम संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में, अब देखिए आप लोगों के मन में जो उठती है कि हमने ब्रिटिश मॉडल एक्सेप्ट किया है, यहां हमने इनोवेशन किया नहीं किया, आखिर ब्रिटिश को मोनार्क को हटाया तो नहीं जा सकता, तो यहां जब इनोवेशन किया तो फिर वहां क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां इनोवेशन करने से कोई लाभ नहीं था, इसलिए नहीं किया। अन्यथा अगर होता तो इनोवेशन वहां भी कर लेते, आखिर यहां किया नहीं किया। जब ब्रिटिश मॉडल अडॉप्ट किया तो वहां तो मोनार्क को नहीं हटाया जा सकता, तो यहां राष्ट्रपति जीवन भर के लिए बन जाना चाहिए था कि उसके जीवन की जो शेष अवधि हो उस तक राष्ट्रपति रहेगा। लेकिन ना, यहां हमने अमेरिकन मॉडल को फॉलो किया और
कंप्लीटली अमेरिकन मॉडल को भी फॉलो नहीं किया, क्योंकि हमारे यहां स्थिति क्या है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है, यह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में शुरू हो सकती है, जबकि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उसे हटाने के लिए जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी वो सिर्फ सीनेट में, कांग्रेस में नहीं। बाकी जो पार्लियामेंट है उसके दो नाम है, तो उसके भी दो सदन है, उनके नाम है सीनेट और कांग्रेस। सॉरी, कांग्रेस तो वहां की संसद का नाम है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। तो सीनेट में ही शुरू होगी, और सीनेट वहां का अपर हाउस है, जैसे हमारे यहां राज्यसभा। और वहां जब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रिजाइड करेंगे। हमारे यहां यह भी नहीं है, हमारे यहां हाउस का ऑफिसर ही प्रिजाइड करेगा, और आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, उसमें शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। वहां सिर्फ सीनेट में शुरू होगी। इसके अलावा वहां जितने वोटर उपस्थित हैं, यानी जितने सीनेटर उपस्थित हैं, उनका 2/3 अगर कह दे तो बात खत्म हो गई, महाभियोग पारित हो गया। हमारे यहां नहीं होगा ऐसा। हमारे यहां विशेष बहुमत चाहिए, और उस विशेष बहुमत में क्या क्या शामिल होगा अभी बात करेंगे। और वहां राष्ट्रपति को अपने बचाव का कोई अवसर नहीं मिलेगा, हमारे यहां मिलेगा, प्रक्रिया में शामिल है, अभी देखेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है महाभियोग की, ये हमने कहां से ली? यूएसए से, क्योंकि ब्रिटिश मॉडल में ये प्रक्रिया है ही नहीं। तो हमने लेने के संबंध में इनोवेशन किया, हमने यूएस मॉडल को स्वीकार किया और उसमें भी इनोवेशन कर दिया। तो फिर सवाल यह है कि हम इसमें इनोवेशन क्यों नहीं किए, कि काम अलग अलग करके बता देते कि साहब ये वे स्वयं करेंगे और ये अधीनस्थों के माध्यम से। इसे करने से कोई लाभ नहीं था, क्योंकि कर भी देते और वो ना मानते तो हम कर क्या लेते? तब भी हम यही कर लेते जो ऐसे कर रहे हैं, और फिर वो बात कुछ अच्छी सी नहीं लगती पढ़ने में, कि लिखा है उन्होंने नहीं माना, अब हम वही करना है जो हमें करना चाहिए। तो बिना लिखे, बिना कहे, कहते भी हैं आपसी बातचीत में, यार होना तो यही है, फिर फजीयत क्यों करा रहे हो? जब यही होना है तो यही कर दो, बिना बोले कर दो, क्योंकि अंततः जब जोर पड़ेगा तो करोगे यही, तो फिर बिना ही, ठीक है, कहे बिना कुछ हुए वैसा कर दो जैसा अपेक्षित है। तो यही स्थिति यहां रखी गई। हमने इनोवेशन किया, क्योंकि एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी किसी को नहीं मिल सकती। हटाने की प्रक्रिया तो देनी होगी, क्योंकि ये व्यक्ति है, ठीक ही काम करेगा जरूरी नहीं है, ये गड़बड़ भी कर सकता है, इसलिए हटाने की प्रक्रिया देंगे। लेकिन हटाने की प्रक्रिया उसकी गरिमा के अनुकूल ही होगी। सिंबल ऑफ नेशन है, कोर्ट में नहीं लाएंगे, क्योंकि कोर्ट नेशन का है और उसके बारे में माना यूं जाएगा मानो नेशन स्वयं चलकर आया है। तो नेशन के कोर्ट के सामने खड़ा हो, ये कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी अमूर्त जब मूर्त होगा, जब नेशन राष्ट्रपति में आएगा, तो राष्ट्रपति का जो वैयक्तिक भाव है वो जोर मारेगा। राष्ट्रपति अंततः व्यक्ति होगा और व्यक्ति के दोष उसमें व्यापेंगे, और व्यक्ति के दोष उसमें व्यापेंगे तो गड़बड़ कर सकता है कभी भी। इसलिए प्रक्रिया उसे हटाने की रखनी होगी, लेकिन कुछ डिफर सोचना होगा। सामान्य प्रक्रिया जैसे सबके बारे में चलती है वैसे नहीं चला सकता। इसलिए महाभियोग की प्रक्रिया, और अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया बताता है कैसे आएगा। तो उसके लिए कहता है आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, उसमें आ सकता है, लेकिन आने की भी एक प्रक्रिया होगी, सामान्य विधायी प्रक्रिया की। मोशन रख दिया और प्रक्रिया शुरू हो गई।
सामान्य विधायी प्रक्रिया में यही होता है, किसी भी कानून को बनाने के लिए चाहे सरकार की ओर से और चाहे प्राइवेट मेंबर बिल कैसे भी आ जाएगा और शुरू प्रक्रिया। यहां ऐसा नहीं होगा। यहां 14 दिन पूर्व आपको उस सदन के 1/4 सदस्य, जिस सदन में यह आ रहा है उस सदन के 1/4 सदस्य 14 दिन पूर्व नोटिस देंगे। यानी नोटिस देने के लिए भी 1/4 चाहिए। नोटिस देने के लिए कितने चाहिए? 1/4। 1/4 टोटल मेंबरशिप उसकी जो है, टोटल मेंबरशिप का 1/4। और वो नोटिस दें, और जिस दिन नोटिस देंगे उसके 14 दिन बाद उस प्रस्ताव पर विचार होगा। यह महाभियोग का प्रस्ताव कहलाएगा। और अगर यह सदन उसकी जो टोटल मेंबरशिप है उसके बहुमत से और जितने उपस्थित और मत देने वाले सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देता है। बहुत कठिन हो गया मसला। सबसे पहले अगर लोकसभा में आ रहा है तो 545 का बहुमत यानी 273 मिनिमम चाहिए, मिनिमम। और जब 273 उपस्थित हो जाए तो 273 का 2/3 इस प्रस्ताव को पारित करें। अब मान लो पूरे 545 उपस्थित हो जाए तो 545 का 2/3 चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 ये पास करें। अगर पूरे 545 आ गए तो 545 का 2/3 बहुत ज्यादा हो गया, ये पास करे उसको। और जब ये पास हुआ तो भी राष्ट्रपति नहीं हटा, इसके बाद ये दूसरे सदन को जाएगा और दूसरा सदन जांच कराएगा, इन्वेस्टिगेट कराएगा। क्योंकि काहे पर आएगा ये प्रस्ताव? संविधान के अतिक्रमण पर। ये प्रस्ताव आएगा ही संविधान के अतिक्रमण पर। तो ठीक है, वहां चर्चा हुई उस सदन में जहां ये प्रस्ताव आया, इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ कि वाकई संविधान का अतिक्रमण किया भी गया है या नहीं किया गया। अब यह हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा या कराएगा, यानी या तो स्वयं करे, और स्वयं को, क्योंकि वहां पब्लिक लीडर्स बैठे हैं, इन्वेस्टिगेशन में तथ्यों का विश्लेषण, तथ्यों का संकलन और फिर तथ्यों के आधार पर न्याय निर्णयन ये चाहिए होता है। इसलिए वो किसी भी अथॉरिटी से ये करा सकते हैं। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से ही कराएं, ठीक है ना। लेकिन चूंकि महाभियोग अब तक आया ही नहीं इस विषय पर, इसलिए कुछ बताया नहीं जा सकता कि वो किससे कराएंगे या खुद करेंगे। सिर्फ इतना ही बताया जा सकता है जो लिखा है, या तो खुद करेंगे या कराएंगे। और फिर जो उस अथॉरिटी का निष्कर्ष होगा कि संविधान का अतिक्रमण हुआ या नहीं हुआ, अगर यह हाउस उस निष्कर्ष को अपने सदस्यों के कुल बहुमत और उनमें से उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, यानी उस अथॉरिटी का निष्कर्ष ऐसा सच नहीं माना जाएगा। ये हाउस पास करे कि हां इनकी बात ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि वो अथॉरिटी अगर यह भी कहे कि संविधान का अतिक्रमण हुआ है, लेकिन ये दूसरा हाउस अगर उससे संतुष्ट न हो तो महाभियोग पास नहीं हुआ। लेकिन हां अगर वो इससे सहमत हो जाए, उस अथॉरिटी का निष्कर्ष हो कि संविधान का अतिक्रमण हुआ और यह हाउस उससे सहमत हो और इस प्रस्ताव को पारित कर दे, तो डेफिनेटली इस प्रस्ताव के पारित होने का प्रभाव यह होगा कि राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। महाभियोग पास हो गया। तो महाभियोग की प्रक्रिया संसद के समक्ष चलाए जाने के जो कारण हैं वे कारण ये हैं। और आप देखें, आपको कहा उसने जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। यहां यूएस मॉडल से हम डिफर हो गए, ठीक ना। संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा, वहां सिर्फ सीनेट लगाएगी।
ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि, यानी आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में यह आरोप लगाया जाएगा, लेकिन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इस आरोप को लगाने के लिए जो कंडीशंस हैं वो कहां उन्होंने दी, 2A और B। कहता ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है, जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है। यानी हटाने के लिए जो संकल्प आएगा वो भी टोटल मेंबरशिप, इसमें निर्वाचित और गैर निर्वाचित का कोई भेद नहीं है। जो टोटल मेंबरशिप है उसका 1/4 ये संकल्प लाए, लिखित लाए और 14 दिन पहले लाए। उसके बाद इस पर चर्चा होगी, ठीक है ना। उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं कर दिया गया। यानी आरोप लगाने के लिए 1/4 चाहिए और 14 डेज नोटिस चाहिए रिटन, और उसके बाद वो हाउस उसे पारित करे किस तरीका, कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा। उपस्थित और मत देने वाली नहीं है बात, वो बात हटा लेंगे, ठीक है ना। कुल सदस्य संख्या की, यानी 545 का ही 2/3 चाहिए। ऐसा नहीं कि 545 में से 545 का बहुमत और फिर उसका 2/3, वो नहीं है। कुल सदस्य संख्या का बहुमत यानी 545 का ही 2/3 चाहिए। स्थिति ये आ गई और कठिन कर दिया। उस समय जो बात बोली वो बिना बेर देखे बोली है, इसलिए उसको प्रामाणिक नहीं मानेंगे। यहां ये बात प्रामाणिक है। कहता है कि उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा, यानी 545, अगर लोकसभा में आए तो 545 गुणे 2/3 जितना आ रहा है उससे पारित होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब कोई आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है, तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा, या तो खुद करे या कराए। और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। यानी जब इन्वेस्टिगेशन चलेगा तो वो चाहे सदन स्वयं करे या किसी से कराए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रिप्रेजेंटेशन करने का या कराने का हक होगा। यानी वे अपना वकील खड़ा कर सकेंगे, खुद भी डिफेंड खुद को कर सकते हैं कि हमने संविधान का अतिक्रमण नहीं किया, ठीक है। और यह व्यवस्था भी अमेरिका में नहीं है, ठीक है। यहां यह भी व्यवस्था है। और जब अन्वेषण हो जाएगा, यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा, ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कुछ भी कहे, राष्ट्रपति हटा नहीं है। भले यही कहे कि संविधान का अतिक्रमण किया गया है, क्योंकि हटाने की ताकत किसमें, संसद में। तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी संसद नहीं है, या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के तौर पर अगर उस सदन ने स्वयं अन्वेषण किया है तो भी सदन की समस्त कुल सदस्य संख्या ने अन्वेषण में भाग नहीं लिया। उस सदन के भी कुछ सदस्यों ने यह अन्वेषण किया होगा। इसलिए इस प्रस्ताव का पारित होना जरूरी है। आपने अन्वेषण में क्या पाया इससे कोई मतलब नहीं है। अन्वेषण में जो पाया, अगर वो ये है कि हां राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, तो फिर इस निष्कर्ष को उस सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसके 2/3 बहुमत से पारित भी होना चाहिए। और जब ऐसा हो जाएगा तो जिस डेट में पारित होगा उससे राष्ट्रपति अपने पद से हटे हुए माने जाएंगे, उससे पूर्व से नहीं। आप कहें जिस दिन संकल्प लाया गया
तर्क के लिए ये भी बात कही जा सकती है, जिस दिन संकल्प लाया गया, ये जिस दिन के काम के बारे में संकल्प लाया गया, संविधान का अतिक्रमण उसी दिन हो गया था। भाई, जिस काम को संविधान का अतिक्रमण माना गया, वह संकल्प लाए जाने के दिनांक से भी पूर्व का दिनांक रहा होगा, ठीक है ना? उसी दिन थोड़ा काम किया होगा। तो आप ये कहें कि उस दिनांक से राष्ट्रपति हटे हुए माने जाएं, क्योंकि संविधान का अतिक्रमण तो जिस दिन संकल्प लाया गया उसके दिनांक से भी बहुत पहले किया गया होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्लियरली लिख दिया, जिस दिन पारित हो जाएगा उसके बाद से वो हटे हुए माने जाएंगे। अब महाभियोग पारित हो गया तो एकदम हट गए ना बीच से। भाई, अभी तो टेन्योर चल ही रहा था, क्योंकि टेन्योर खत्म हो गया होता तो बात ही खत्म थी। रेजिग्नेशन दे दिया तो भी टेन्योर तो चल रहा है, बीच में ही दे दिया, क्योंकि रेजिग्नेशन दिया ही बीच में जा सकता है। रेजिग्नेशन देने के लिए और कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो फिर ये बीच में जो स्थिति आ गई है, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आखिर जो दूसरे राष्ट्रपति का है ये कितने दिनों में कराया जाएगा। इस संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 62 कर रहा है। कहता है, राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। अगर फुल टर्म एंजॉय कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो हमें पता है कि इस डेट को टर्म खत्म हो जाएगा, उससे पहले ही हम करा लेंगे, ठीक है, इस ढंग से कि उससे पहले ही निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। ये तो समस्या तब आएगी जब महाभियोग से हटा दें या रेजिग्नेशन दे दें, उसके लिए 62 दो। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए, ठीक है, मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से। अब न पद से हटे, ठीक है, न कुछ हुआ, लेकिन मान लीजिए बीमार हो गए, तो सन्यासी होके निकल ली लिए, ठीक है, किसी को बताया ही नहीं, ठीक है ना, किसी को बताया ही नहीं, अपने कपड़े पहने और निकल लिए राष्ट्रपति भवन से, अब पता ही नहीं लग रहा कहां है, ठीक है ना। तो अन्य कारण से रिक्ति हो गई, ना तो पद त्याग हुआ, न महाभियोग और ना ही मृत्यु, तीनों स्थितियां नहीं है, ठीक है। हालांकि यह बड़ा असंभव है कि राष्ट्रपति भवन से इस प्रकार निकल जाएं, लेकिन फिर भी हाइपरबोलिक सिचुएशंस के बारे में भी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, और ये एक सिचुएशन हमने कल्पना की है। ऐसी अन्य सिचुएशंस भी हो सकती हैं जो कल्पनातीत हैं, लेकिन वे हो सकती हैं, तो उनके लिए एक शब्द में व्यवस्था कर दी गई कि या तो मृत्यु या पदत्याग या हटाए जाने या किसी अन्य कारण से अगर उनके पद में रिक्ति अकस्मात ये हो गई है, ठीक है, तुरंत हो गई, तब फिर क्या करें। तो उसके लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 मास बीतने से पहले किया जाएगा, और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा, ठीक है ना। तो 56(1) में वो बात कहने के बाद यहां भी उस बात को क्लियर कर दिया कि अगर बीच में कोई रिक्ति हुई है तो यथाशीघ्र, जितनी जल्दी हो सके, और मैक्सिमम लिमिट 6 मंथ में तो करना ही करना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, और जो नया आएगा वो शेष कार्यकाल के लिए नहीं बल्कि फुल टर्म, यानी अगर आपसे प्री में यह पूछा जाता है कि शेष कार्यकाल के लिए नहीं बल्कि फुल टर्म वो रहेगा, तो फिर उत्तर 56(1) नहीं है, 62 उत्तर है कि वहां यह लिखा है कि
कि फुल टर्म रहेगा। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब एक चीज बस सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बचती है, और वो चीज क्या है? अनुच्छेद 361। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब कुछ करते नहीं है, भाई हमने कहा कि चूंकि अभी पूरी बात नहीं हुई है, अभी हम लोगों ने इस पर विचार नहीं किया कि वो शीर्षकीय टाइट्यूलर हेड हैं या रियल एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, लेकिन जब चर्चा होगी तो हम लोग ये देखेंगे कि वो टाइट्यूलर हेड हैं, रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है। ठीक है ना? ये निष्कर्ष कैसे आएगा इस पर तो विस्तार से बात करनी होगी, लेकिन निष्कर्ष जो तर्क की निष्पत्ति है उसके बारे में हम पहले ही बता देते हैं कि तर्क से जो सिद्ध होकर आएगा वो सिद्ध होकर यह आएगा कि राष्ट्रपति टाइट्यूलर हेड हैं, रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है। और जब रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है, सिर्फ टाइट्यूलर हेड है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सब कुछ उनके नाम से होगा। ठीक है? लेकिन वो खुद कुछ भी नहीं करेंगे, वो सिंबल ऑफ नेशन है। जैसे आपके पिताजी, आपके बाबा सिंबल ऑफ योर हाउस है, शादी में कार्ड उनके नाम से आता है लेकिन पूरा घर निमंत्रित माना जाता है। ठीक है ना? तो वो सिंबल ऑफ हाउस है, ऐसे ही राष्ट्रपति सिंबल ऑफ नेशन है। आपके पिताजी सब कुछ नहीं करते, करते तो घर के अन्य लोग हैं, क्योंकि वो इतने वृद्ध हो गए कि अब वो निर्णय नहीं लेते, किसी भी बात का नहीं लेते, लेकिन सब कुछ उनके नाम से हुआ माना जाता है। ऐसे ही राष्ट्रपति की पोजीशन है। तो अगर राष्ट्रपति खुद कुछ नहीं करते तो राष्ट्रपति को किसी न्यायालय के समक्ष अपने कृत्यों का औचित्य सिद्ध करने के लिए बुलाया जाना भी ठीक नहीं। अरे भाई, जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं, जो कुछ किया मंत्रिमंडल ने किया। इन फैक्ट, इन रियल जो कुछ करेगा मंत्रिमंडल करेगा, क्योंकि मंत्रिमंडल की सलाह पर वे करेंगे और मंत्रिमंडल की सलाह से अलग हटकर कुछ करेंगे ही नहीं। ये हम लोग जब देखेंगे, इस सेंटेंस को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि वो टाइट्यूलर हेड हैं या रियल एग्जीक्यूटिव हैं, तो निकल कर यह आएगा कि मंत्रिमंडल की सलाह के विरुद्ध वे कुछ करते ही नहीं और न कर सकते हैं। दोनों ही बातें नहीं, करना चाहें तो कर भी नहीं पाएंगे और करते भी नहीं हैं। करना चाहें तो कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो संविधान की व्यवस्था है उसमें एग्जीक्यूटिव को अपने प्रत्येक काम के लिए विधायी समर्थन ये चाहिए होगा। हर चीज लोकसभा से पारित करानी पड़ेगी, हर चीज संसद से पारित करानी पड़ेगी। पैसे चाहिए तो वार्षिक वित्तीय विवरण बाहर रखवाओ, पैसे चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो वहां से वित्त विधेयक पारित कराओ। ठीक है? और पैसे ही नहीं तो कर क्या लोगे? और लेजिस्लेचर में जो मंत्रिमंडल है वो बहुमत में है, तो अगर राष्ट्रपति चाहें तो क्या कर लेंगे? तब भी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो टाइट्यूलर हेड ही बन सकते हैं, इसलिए टाइट्यूलर हेड ही हैं, ये बात निकल कर आएगी। ठीक है ना? तो इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति जो कुछ करते हैं वो इनफैक्ट कुछ भी नहीं करते, इनफैक्ट तो मंत्रिमंडल करता है। इसलिए फिर राष्ट्रपति को किसी न्यायालय के समक्ष बुलाने की जरूरत ही क्या है, जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो अगर काम गलत हुआ है तो जिन्होंने उनसे करवाया है उन्हें बुलाओ ना। ठीक है ना? राष्ट्रपति को क्यों बुलाओ? इसीलिए अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति को अनुमति देता है और यह कहता है, मतलब कोई भी चीज अनरीजनेबल नहीं। अनुच्छेद 361 में जो राष्ट्रपति को अनुमतियां दी उनके पीछे यह तर्क है कि जब राष्ट्रपति ने कुछ किया ही नहीं, सब कुछ मंत्रिमंडल ने किया, तो अगर जवाब मांगना है कृत्य के औचित्य का तो राष्ट्रपति को बुलाने की जरूरत क्या है? जिसने किया उससे मांगो।
इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आप देखें, उन्होंने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। यह हमेशा आता है कि यू मस्ट कम एंड जस्टिफाई योर एक्ट। आपने जो कुछ किया किस ताकत में किया, ठीक है, कौन सा कानून है, यह आप बताएं। और सरकार को अपने कृत्यों के औचित्य को न्यायालय के समक्ष साबित करना होता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति को बुलाने की जरूरत ही नहीं, इसीलिए अनुच्छेद 361 कहता है कि राष्ट्रपति पूरी तरह अमेनेबल हैं, उन्हें किसी भी न्यायालय के समक्ष उत्तर देने के लिए बुलाया जा ही नहीं सकता। वो ठीक है, लेकिन एक चीज समझ लें, राष्ट्रपति ये विशेषाधिकार युक्त हैं, लेकिन उन्होंने जिनकी सलाह पर काम किया है वे विशेषाधिकार से युक्त नहीं हैं। सरकार को आना ही होगा अपने कृत्यों के औचित्य को साबित करने के लिए। और ये जब हम टाइटुलर हेड हैं या नहीं हैं, इस पर बात करेंगे तो इस पर विस्तार से बात होगी। मोटे में यहां समझ लें, सरकार को आना ही होगा। यह राष्ट्रपति जैसे क्या लिखा है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपने वारंट यानी अपने अधिकार पत्र से नियुक्त करेंगे, ठीक है। अब उन्होंने ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होने योग्य नहीं है। मंत्रिमंडल ने सलाह दी और उन्होंने नियुक्त कर दिया, कॉलेजियम ने उन्हें सलाह दी और कॉलेजियम की सलाह पर उन्होंने अपॉइंट कर दिया। तो क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश में यह योग्यता आ गई कि वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने रहे क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया है? नो, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन अगर हाबियस को वारंटो अगर पढ़ती है, अधिकार परीक्षा अगर पढ़ी है इस देश के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ पढ़ी है, जो पढ़ाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट दिखाएंगे, बताएंगे। ये अलग बात है कि वो अधिकार परीक्षा खारिज हुई है, वो एक अलग बात है, लेकिन पढ़ी है। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि सीजीआई के खिलाफ को वारंटो आ जाए, ठीक है। उसका फेट क्या हुआ ये बड़ी बात नहीं है, फेट तो कुछ भी हो सकता था भाई। हम लोग देखते कचहरियों में, उन्होंने कहा सबसे पहले एडमिशन पर सुना जाएगा। एडमिशन पे सुनने का मतलब क्या है कि सुनने लायक भी है या नहीं, और फिर अगर एडमिट हो गई इसका मतलब सुनने लायक है, ये तो मान ही लिया। अब अगर खारिज हुई तो मेरिट पर खारिज हुई, उसमें गुण दोष के आधार पर खारिज हुई, उसमें कोई गुण नहीं था इसलिए खारिज हुई। अगर होता तो फेट कुछ और भी हो सकता था, ठीक है ना। तो को वारंटो पढ़ी है, ये पढ़ाएंगे सुप्रीम कोर्ट तो दिखाएंगे। अब सवाल ये है, क्या जिसको राष्ट्रपति ने नियुक्त किया वो ये क्लेम कर सकता है कि वो अपने पद पर इसलिए रहेगा क्योंकि उसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया? नहीं, ऐसा कोई क्लेम वो नहीं कर सकता। राष्ट्रपति इस समस्त प्रक्रिया के लिए उन्मुक्ति प्राप्त है, अन्य कोई भी नहीं। अच्छा, एक चीज और यहीं पर समझ लेंगे, राष्ट्रपति 3 कैपेसिटीज में फंक्शन करते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी में, और जब कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी में फंक्शन करते हैं तो पर्सनली वो कोई निर्णय नहीं लेते हैं, हमेशा मंत्रिमंडल की सलाह पर। इसलिए जब वो कॉन्स्टिट्यूशनली फंक्शन कर रहे हैं तो अनुच्छेद 361 की उन्मुक्ति उन्हें हासिल है और उनके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई प्रोसेस न चलना चाहिए और न चलेगा। चलना चाहिए भी नहीं, क्योंकि जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो कहे आप उन्हें बुलाएंगे, जिसने किया उसे बुलाओ, उसे आप बुला सकते हो, ठीक है। तो वो पर्सनली इम्यूनिटी प्राप्त है। दूसरा, राष्ट्रपति व्यक्तिगत हैसियत में काम करेंगे और अपराध कर सकते हैं, ठीक है ना। अपराध भी तो कर सकते हैं भाई, व्यक्ति है, कर कुछ भी सकता है। अगर उन्होंने अपराध किया तो कॉन्स्टिट्यूशनली काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता।
हालांकि हमने चर्चा की थी कि एक एक्सेप्शनल सिचुएशन हो सकती है जिसमें हो सकता है जब वो लोगों को मारने का ठीक है दुष्प्रेरण करें तो हो सकता है ये मान भी लिया जाए, माना जाएगा या नहीं हमें नहीं मालूम है, क्योंकि अभी तक ये कहीं लिखित रूप में है नहीं कि संविधान का अतिक्रमण क्या माना जाएगा, और हुआ अब तक है नहीं, इसलिए हम कुछ बता नहीं सकते। ये तो हाउस डिसाइड करेगा कि वो संविधान का अतिक्रमण इसको मानता है या नहीं। लेकिन सिर्फ कत्ल को संविधान का अतिक्रमण माना जा सकता है, ये बड़ी ठीक है न स्वीकार करने योग्य बात है। उन्होंने चोरी कर ली, चलो कत्ल हटाओ, चोरी कर ली, ठीक है। अरे भाई आदमी चोरी जरूरत के लिए थोड़ी करता है, थोड़ी करता है मीनिंग देर भाई ऐसा भी हो सकता है कि चोरी जरूरत के लिए आप न कर रहे हो। जब हम लोग छोटे थे तो अमरूद खरीद के घर पे कितने भी रखे रहे खाने में आनंद ही नहीं आता, चुरा कर खाने में आनंद आता है, ठीक है। गन्ने घर में रखे रहे कोई नहीं खाता, चीनी मिल को गन्ना जा रहा है ट्रक पर लदकर उसे खींच कर खाने में मजा आता है, उसमें चोट भी लग सकती है लेकिन है एक आनंद है, ठीक है। उन्होंने आनंद के लिए चोरी कर ली। अब अपराध आशय तो देखता नहीं, ठीक है, वो तो कह रहा कि परमानेंटली ले लेने के आशय से अगर वस्तु में गति आपने पैदा की और वस्तु जंगम संपत्ति है तो चोरी की, राष्ट्रपति ने चोरी कर ली। अब कम से कम इसे तो संविधान का अतिक्रमण नहीं मान सकते, ठीक है। क्या इन दशाओं में क्रिमिनल कोर्ट उसे बुला पाएंगे? नहीं नहीं, इस दशा में नहीं बुला सकते। यानी तीन उनकी हैसियतें, कॉन्स्टिट्यूशनली जब वो काम कर रहे हैं तो पर्सनली उनके खिलाफ कोई प्रोसेस जारी नहीं होगा, सरकार के खिलाफ प्रोसेस जारी होगा, सरकार उत्तर दे, क्योंकि सरकार ने किया है सब कुछ, मंत्रिमंडल की सलाह पर उन्होंने जो कुछ किया है वो किया है, तो मंत्रिमंडल अपने कृत्य को जस्टिफाई करे, वो क्यों करें, तो उनके खिलाफ प्रोसेस जारी करने का कोई औचित्य न दिखाई देता है न जारी होगा। हां वो अपराध कर दे तो अपराध करने की दशा में उन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया, यह मानना मुश्किल होगा, और जब यह मानना मुश्किल होगा तो उन्हें हटा पाना संभव नहीं होगा, और जब उन्हें हटा पाना संभव नहीं होगा तो उनके खिलाफ प्रोसेस ये तो जारी नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई कोर्ट उनके खिलाफ प्रोसेस जारी कर ही नहीं सकता, और क्रिमिनल कोर्ट तो कतई नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उनके खिलाफ प्रोसेस नहीं जारी कर सकते तो क्रिमिनल कोर्ट की तो हैसियत ही क्या है, ठीक है। तो कोई प्रोसेस उनके खिलाफ जारी नहीं हो सकता, आप हटाएं तो हटाएं, और हटा पाएंगे या नहीं इसमें भी बड़ा संदेह है, इसमें भी बड़ा संदेह है कि हटा पाएंगे या नहीं हटा पाएंगे। लेकिन जो भी हो, अगर हटा पाए तो भले ही, क्योंकि फिर लिमिटेशन देखी जाएगी, भाई सीआरपीसी में लिमिटेशन भी तो है अपराधों का संज्ञान लेने के लिए, अगर लिमिटेशन में होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है अपराध की दशा में क्या होगा तो स्थिति यह रहेगी, और अगर दीवानी मामला है यह भी तो हो सकता है कि उन्होंने अकृत्य किया हो, संविदा भंग किया हो, ठीक है ना, यानी उनके खिलाफ दीवानी कार्रवाइयां चलाने की जरूरत हो, तो कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली जब वो फंक्शन करेंगे या अपराध करेंगे तो कंप्लीट प्रोटेक्शन है, तब कंप्लीट प्रोटेक्शन है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली जब वो एक्ट करेंगे तो खुद एक्ट करेंगे ही नहीं, तब ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसलिए औचित्यहीन है उन्हें प्रोसेस जारी करके बुलाना, चाहिए भी नहीं, ना बुलाया जाएगा। जब अपराध करेंगे तो अपराध वे केवल संविधान के अतिक्रमण यानी महाभियोग पर हट सकते हैं, और अपराध इसे अभियोग माना जाएगा, महाभियोग नहीं, तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। दीवानी अगर अनुतोष मांगा गया है उनके विरुद्ध तो यह जरूर है उसी प्रक्रिया से जो अनुच्छेद करे सेक्शन 80 धारा 80 सीपीसी में जो प्रक्रिया प्रोवाइड है, उसी ढंग से
उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जा सकती है और तब उन्हें उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि दीवानी कार्यवाहियों में पक्षकारों का स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं है, वो अपने को डिफेंड करा सकते हैं। और ये बातें कहां लिखी? अनुच्छेद 361, जरा खोल के देख लेंगे क्या लिखा है। कहता है, राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल या राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए या उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्य किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होगा। यानी जब कॉन्स्टिट्यूशनली वो एक्ट करेंगे तब वो किसी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं होंगे। क्लियर, एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर। हां, जब महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी और उस समय इन्वेस्टिगेट कर रहा है हाउस, तब वो डिफेंड करने के लिए अपने आप को उस अथॉरिटी के सामने जा सकते हैं। शेष उन्हें कभी भी किसी न्यायालय के समक्ष अपने कार्य के औचित्य को सिद्ध करने के लिए नहीं आना होगा। लेकिन वहां चूंकि कहा यह जाएगा कि संविधान का आपने अतिक्रमण किया है, इसलिए अपने कार्य के जस्टिफिकेशन को साबित करने के लिए उन्हें इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के समक्ष उपस्थित होना भी पड़ सकता है, इसके अलावा नहीं बुला सकते। ठीक है, और संविधान का अतिक्रमण स्पष्ट भले ही दिखाई देता हो, लेकिन अगर वो संविधान के संरक्षण के लिए किया गया है, अगर संविधान के परिरक्षण के लिए किया गया है, तो उसके लिए भी महाभियोग नहीं आ सकता। क्यों? क्या लिखा है आप देखें। कहता है कि अपने कर्तव्यों के पालन के लिए या उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्य का पालन करते हुए अपने द्वारा किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्य, यानी जैसे होता है ना कि कई बार कहते हैं कि हमने ये किया तो जरूर, लेकिन मेरी मंशा ये नहीं थी। ठीक है, जिससे हुआ काम दिखाई देता है। अगर मंशा संविधान को बचाने की थी तो काम भले ही संविधान के विपरीत किया गया हो, तो भी वो संविधान की रक्षा के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनली राष्ट्रपति बाध्य हैं अपनी शपथ के माध्यम से, उसके लिए किया जाने वाला तात्पर्यित काम है, और उसके लिए भी उन्हें किसी भी न्यायालय के समक्ष नहीं आना है। ठीक है ना? अच्छा, परंतु ये और की, हां, अनुचित उस बात के आधार पर उनके खिलाफ महाभियोग आ जाए तो डिफेंड करने आएंगे और उन्हें बताना पड़ेगा कि किस ढंग से उस काम के माध्यम से वे संविधान की रक्षा कर रहे थे, और अगर यह साबित होता है तो महाभियोग नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा, परंतु अनुच्छेद 61 के अधीन आरोप के अन्वेषण के लिए संसद के किसी सदन द्वारा नियुक्त या अभिहित किसी न्यायालय, अधिकरण या निकाय द्वारा राष्ट्रपति के आचरण का पुनर्विलोकन किया जा सके, तो वो समय तो महाभियोग ही चल रहा होगा, तो उसके लिए रहेगा ही। ठीक है, परंतु ये और की इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के विरुद्ध समुचित कार्रवाइयां चलाने के किसी व्यक्ति के अधिकार को निर्बंधित करती, तो भारत सरकार के खिलाफ तो चलेगा, क्योंकि राष्ट्रपति ने जो कुछ किया वो स्वयं उन्होंने थोड़ा ही किया है, तो भारत सरकार की सलाह पर किया, तो भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई चलेगी। उसके संबंध में अनुच्छेद 361 कोई रोक नहीं लगाता। पर्सनली राष्ट्रपति जब कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली अपनी जो उनकी हैसियत है उसके मुताबिक काम करेंगे, तब पर्सनली वो उन्मुक्ति प्राप्त रहेंगे। ठीक है, दूसरा सीधे कह दिया कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। बिल्कुल क्लियर कर दिया। और पदावधि उनकी कब तक है? राष्ट्रपति की 5 साल। हटा कैसे सकते हैं? या तो इस्तीफा दे दें या महाभियोग, इसके अलावा कोई तरीके नहीं। और अपराध महाभियोग माना जाएगा, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपराध बहुत तरीके के हैं, एक ही तरीके का नहीं है। ठीक है, तो महाभियोग माना जाएगा, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि महाभियोग क्या है ये स्वयं बता दिया, संविधान का अतिक्रमण। अगर उन्होंने रेप किया, कैसे मान लें संविधान का अतिक्रमण? का संविधान में कहां लिखा है? संविधान का अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता। ठीक है, कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा, भैया हमें मालूम भी नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट देखेगी
उस समय क्या स्थिति बनेगी, लेकिन माना जाएगा इसमें बड़ा संदेह है, ठीक है ना, उसके अलावा हट नहीं सकते, और जब तक हैं पद पर तब तक कुछ हो नहीं सकता। 361 सबसेक्शन 2 क्लियर कह रहा है। हाँ, दीवानी मामलों में सबसेक्शन 4 है, ठीक है, दीवानी मामलों में बिल्कुल वही प्रक्रिया बताता है जो सीपीसी की धारा 80 में है, कि उस ढंग से राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। बाकी कि आप एक नोटिस देंगे उनका 2 महीने का, उसमें वाद कारण का वर्णन करेंगे, क्यों मुकदमा लाना चाहते हैं उस सब का वर्णन करके लिखित सूचना 2 महीने की वह देंगे, उसके बाद आफ्टर 2 मंथ नोटिस आप उनके खिलाफ दीवानी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति की स्थिति है भारत के संविधान में। अब केवल राष्ट्रपति के बारे में एक बात बचती है कि वो टाइट्यूलर हेड है या रियल एग्जीक्यूटिव है, इस पर हम लोग बात करेंगे। पहले उपराष्ट्रपति कल बात कर लेंगे, और अगर समय बचेगा तो वो बात करेंगे, नहीं तो परसों इस बात पर बात करेंगे। देखिए